अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, हम डिस्कस कर रहे थे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट डज नॉट अकर। ठीक है, कि किसी भी इवेंट की, वैसे हम ये फाइंड करते हैं ना कि कोई इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि कोई इवेंट है उसकी अकर ना होने की क्या प्रोबेबिलिटी। ठीक हो गया, तो उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया। एग्जांपल में हमने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपने एक डाई को रोल किया। तो डाई को जब आप रोल करते हैं तो आपके पास क्या होते हैं, 6 पॉसिबिलिटीज आती हैं। या तो 1 आता है, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4, या 5, या 6 आएगा। तो ये आपके पास सैंपल स्पेस बन गई है। एनएस का मतलब होगा कि नंबर्स इन सैंपल स्पेस के, सैंपल स्पेस में कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, 6 हो गए। अच्छा, मैंने ई को एक ऐसा इवेंट लेट किया कि जब आप डाई को रोल करें, क्वेश्चन ये है कि जब आप डाई को रोल करें तो इवन नंबर आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो जब आपके पास प्रोबेबिलिटी में, आपको पता है क्या करते हैं कि जो इवेंट होता है उसमें आपके पास फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। फेवरेबल क्या है कि 2 है, 4 है, 6, क्योंकि मैं इवन नंबर की निकाल रहा हूँ प्रोबेबिलिटी, और उसको डिवाइड करना होता है टोटल नंबर इन सैंपल स्पेस। तो जब आपने इवेंट ई में देखा तो उसमें फेवरेबल क्या आ रहे थे, 2 आ रहा था, 4 आ रहा था, 6 आ रहा था, क्योंकि ये तीनों इवन है। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 3 इवन नंबर हो गए, जबकि टोटल आपके पास क्या थे, 6 थे। तो 3 डिवाइडेड बाई 6 अगर आप करें तो 0.5 आ जाएगी। ठीक है, अच्छा ये आपके पास क्वेश्चन आ गया। अच्छा, अब हमारा टारगेट ये है कि यहाँ इसमें मैंने फाइंड ये किया कि इवन नंबर की आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, इवन नंबर के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, वो आपने कहा कि 0.5 है। सपोज करते हैं कि मैं कहता हूं कि इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक हो गया, तो यहां अगर हम ये करें कि लेट ई बार इज एन इवेंट दैट represents represents the non-occurrence of the even number, non-occurrence of the even number। ठीक हो गया, कि अगर हम ये निकालना चाहें कि इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक हो गया, तो उसके लिए हम ऑलरेडी फार्मूला डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने कहा था कि जब आपके पास किसी चीज की आप ना होने की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो वो सिंपल क्या करते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट करते हैं। ठीक है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या आ रही है, 0.5 आ रही है। सो आप यहाँ पर 0.5 करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार 1, ये क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि दोनों केसेस की प्रोबेबिलिटी आपस में इक्वल आ रही होने की भी, कि नंबर आने वाला जो होगा वो इवन नंबर होगा, वो 0.5 है, और नंबर इवन नंबर नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, 0.5 है। इसकी क्या वजह है, वजह ये है कि अगर आप सैंपल स्पेस को देखें ना, तो आपके पास 3 इवन नंबर आ रहे हैं, 2, 4 एंड 6, ये 3 आपके पास इवन नंबर है। और उसी तरह अगर आप देखें 1 को देखें, 3 को देखें और 5 को देखें, तो ये 3 आपके पास क्या आ रहे हैं, 3 आपके पास ऑड नंबर आ रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि 3 जो नंबर है वो आपके पास इवन है, और 3 जो है आपके पास क्या आ रहे हैं, ऑड आ रहे हैं। तो इसका मतलब है चांसेस दोनों की इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, इवन नंबर की जितने चांसेस है, ऑड नंबर की उतनी चांसेस है, तो इसीलिए दोनों की प्रोबेबिलिटी भी क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, आप यहाँ दोबारा देख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी होने की इवन नंबर की वो 0.5 है, और इवन नंबर ना होने की, तो दूसरे आपके पास क्या चॉइस है कि जब इवन नंबर नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो फिर आपके पास ऑड नंबर होगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या है, वो आपके पास 0.5 है। क्यों दोनों आपस में इक्वल क्यों आ रहे हैं, क्योंकि अगर आप सैंपल स्पेस में देखें तो 3 आपके पास अगर इवन नंबर है तो 3 ही आपके पास क्या आ रहे हैं, ऑड नंबर आ रहे हैं। ठीक हो गया, सो ये आपको यहाँ तक ये समझ आ गया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट स्टूडेंट हम डिस्कस करेंगे कि एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। ठीक है, कि प्रोबेबिलिटीज को ऐड कैसे किया जाता है। सो हेडिंग हमारे पास बनेगी एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज। अच्छा जी, अब इसमें मतलब क्या होगा कि हमारे पास यहाँ इस केस में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास 2 प्रोबेबिलिटीज है, उसको ऐड कैसे किया जाएगा। ठीक है, अच्छा, प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने के आपके पास 2 फार्मूलाज हैं।
ठीक है, द फार्मूलाज फॉर द एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर, यहां आप लिखेंगे द फार्मूलाज फॉर एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज आर, आपके पास दो फार्मूलाज हैं प्रोबेबिलिटीज को ऐड करने के। ठीक है, जो फर्स्ट नंबर पे आपके पास फार्मूला है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ये कब अप्लाई होगी, जब ए एंड बी आर डिसजॉइंट है। ए और बी क्या है, ये आपके पास इवेंट्स है। ठीक है, ए और बी जो है आपके पास क्या है, इवेंट है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी हमेशा इवेंट की ही फाइंड की जाती है। तो ए और बी आपके पास क्या होगा, इवेंट होगा। सो आपने यहां लिखना है कि व्हेन ए एंड बी, व्हेन ए एंड बी आर डिसजॉइंट, आर डिसजॉइंट। ठीक हो गया। अच्छा, डिसजॉइंट इवेंट क्या होते हैं, हम इसको प्रीवियस किसी लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि दो इवेंट जिनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं होती उसको क्या कहते हैं, डिसजॉइंट इवेंट कहते हैं। ठीक हो गया। सो कोई भी इवेंट जो आपस में उनमें कोई चीज कॉमन नहीं आती, आप कह सकते हैं कि उनको इंटरसेक्शन में कोई भी चीज कॉमन नहीं आती, तो उसको क्या कहा जाता है, उसको डिसजॉइंट इवेंट कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये पहले आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि अगर आपने दो प्रोबेबिलिटीज को ऐड करना है तो, और इवेंट अगर दोनों डिसजॉइंट है तो पहले वाला फार्मूला यूज होगा। उसी तरह दूसरी आपके पास फार्मूला है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, डेफिनेटली अगर वो ऊपर वाली फार्मूला आपके पास यूज हो रहा है कि जब ए और बी डिसजॉइंट होंगे, तो नीचे वाला क्या होगा कि जब ए और बी आपके पास डिसजॉइंट नहीं होंगे। उसकी रीजन क्या है, रीजन स्टूडेंट आपके पास उसमें देखें आपको नजर आ रहा है कि डिसजॉइंट के लिए हमने कहा था कि ए और बी जो है वो उनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं आएगी। तो जाहिर सी बात है, जब कोई चीज कॉमन ही नहीं है तो आप कह सकते हैं कि वहां पर इंटरसेक्शन में जीरो आना चाहिए, जो कि वहां जीरो का मतलब है कि वो टर्म ही नहीं होनी चाहिए। और उसी तरह अगर आप निचले वाले फार्मूला में देखें तो आपके पास यहाँ क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मतलब क्या हुआ कि अगर ए और बी डिसजॉइंट नहीं है तो उनमें कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, तो पहले आपने उनकी प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करनी होगी। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।